करीब 2 हफ्ते पहले अरब सागर में बने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने धीरे धीरे समुद्र की गर्म सतह और नम हवाओं से जो ताकत हासिल की, उसके बाद वो गुजरात के एक बड़े इलाके में बारिश और तूफान से तबाही मचाता हुआ अब राजस्थान में सक्रिय है। जानकारों के मुताबिक हाल के इतिहास में यह अब तक का सबसे लंबा चक्रवाती तूफान बन चुका है, जो 4 जून को अरब सागर से उठा और 10 दिन अरब सागर में ही आगे बढ़ता रहा और 14 जून को इसने गुजरात के कच्छ में जखाऊ बंदरगाह के रास्ते तट को पार किया। इसके बाद उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए इस चक्रवाती तूफान की ताकत कम होती रही, लेकिन फिर भी इतनी रही कि उसके कारण राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश हुई है। उससे पहले गुजरात में ये तबाही मचा चुका है। इस मैप में आप देख सकते हैं चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का रास्ता अरब सागर के बाद किस तरह वो भारत में मुड़ा। काले बिंदुओं के जरिए जो लाइन आप देख रहे हैं, वहां से होते हुए चक्रवाती तूफान गुजरा है और अंत में लाल रंग का निशान बता रहा है कि चक्रवात आगे कहां जाने वाला है। हालांकि अब ये चक्रवात कमजोर पड़ चुका है, लेकिन उससे पहले ही ये गुजरात, राजस्थान में काफी तबाही मचा चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया, दक्षिण पश्चिम राजस्थान के कई जिलों में इस बारिश से बाढ़ के हालात बन गए। बाड़मेर, सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर, जालौर, राजसमंद, पाली, अजमेर और कोटा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इन जिलों में कुछ इलाकों में तो 10 से लेकर 13 इंच तक बारिश हो चुकी है। बाड़मेर में तो 2 दिन में ही इतनी बारिश हो चुकी है कि पूरे मानसून सीजन में इतनी नहीं होती। यहाँ के चौहटन इलाके में तो शहर के बीचों बीच से सड़कों पर बाढ़ का पानी बहता दिखा। बाड़मेर के सिवाना में जो नदियां 10 साल से सूखी थीं, वो फिर बहने लगी। बाड़मेर के समधारी में सरकारी अस्पताल में पानी भर गया। मारवाड़ और बाड़मेर में कई जगह रेलवे ट्रैक्स को नुकसान पहुंचा। मारवाड़ जंक्शन रूट पर कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। बाड़मेर और जालौर के बाढ़ प्रभावित निचले इलाकों में फंसे कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया। बाड़मेर जिले में भारी बारिश के बाद 2 भाइयों की एक तालाब में डूबने से मौत हो गई। राजसमंद के बाघोटा गांव में बारिश के कारण भूस्खलन से एक युवक की मौत हो गई। राजसमंद के ही केलवा गांव में एक घर की बालकनी टूटने से एक महिला की जान चली गई। राजस्थान में बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में अब तक कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश से अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में पानी भर गया। यहां आईसीयू से लेकर मरीजों के वार्ड तक हर जगह पानी भरा दिखा, जिससे मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें बता रही हैं। भारी बारिश के कारण जालौर जिले के सांचौर में सुरावा बांध टूटने से निचले इलाकों में पानी भर गया। बांध के टूटने से नर्मदा लिफ्ट कैनाल में जल स्तर बढ़ा और उसके भी पुश्ते टूट गए। इस वजह से सांचौर में सबसे ज्यादा संकट पैदा हो गया। यहाँ के निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह बाढ़ की शक्ल में पानी बह रहा है और कई लोग इस पानी में यहाँ वहाँ फंसे हुए हैं। तमाम रिहायशी इलाकों में पानी में सड़कों का नामो निशान तक नहीं दिखा। घरों में भी ये पानी घुस गया। इसमें बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है। मतलब जितना विंड का स्पीड प्रेडिक्ट किया गया था, उसका कंपैरिजन में मतलब आपका विंड का स्पीड तो कम रहा, लेकिन बारिश जो है ना वो मतलब आपका काफ़ी ज़्यादा रहा। करीब 2000% ज़्यादा बारिश हुई है जोधपुर डिवीजन का जिलों में। इसमें बाड़मेर, जालौर, पाली और सिरोही, ये 4 जिला तो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहे। राजसमंद जिला भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड रहा और अभी मतलब राजसमंद जिला में 3 मृत्यु हुई है। और जैसा कि हमने आपको बताया, राजस्थान से पहले चक्रवाती तूफान गुजरात से गुजरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवाती तूफान से गुजरात के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। चक्रवाती तूफान के मद्देनजर गुजरात में 1 लाख से ज्यादा लोगों को अस्थायी तौर पर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, लेकिन तूफान गुजरने के बाद अब ये लोग रविवार से वापस अपने घरों को लौटने लगे हैं। गुजरात में चक्रवाती तूफान से जुड़ी घटनाओं में 23 लोग घायल हुए, कई मवेशी मारे गए और माल का काफी नुकसान हुआ। लोगों के घरों को काफी नुकसान हुआ। तूफान के तट पार करने से पहले तेज हवाओं के चलते गुजरात में 2 लोगों की मौत भी हुई। चक्रवाती तूफान का असर दिल्ली तक दिखा और आज दोपहर दिल्ली में इसके चलते बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में भी इस तूफान के चलते तेज हवाएं और बारिश रिकॉर्ड की गई। तो ये बताता है कि चक्रवाती तूफान का दायरा कितना बड़ा रहा।
एक और चक्रवाती तूफान से गुजरात, राजस्थान और आसपास के राज्यों के कुछ इलाकों में भारी बारिश देखी गई। वहीं देश के एक बड़े इलाके में मानसून की बारिश न होने से सूखे और भयानक गर्मी के हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग का यह मानसून ट्रैकर बता रहा है कि मानसून कहां तक पहुंचा है। लाल लाइन बता रही है कि मानसून को सामान्य तौर पर इस वक्त कहां होना चाहिए था, और नीली लाइनें इस साल मानसून की वास्तविक स्थिति को दर्शा रही हैं कि मानसून कहां तक पहुंचा है। सामान्य तौर पर 19 जून तक मानसून को भारत के 2/3 से ज्यादा इलाके में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक मानसून 1/3 से भी कम इलाके में पहुंचा है। इस मानसून ट्रैकर मैप में जो ग्रे एरिया आप देख रहे हैं, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और उत्तर पूर्व के, वहां मानसून की बारिश हो रही है, मानसून पहुंच चुका है। और हमने आपको बताया दक्षिण भारत के राज्यों के अलावा उत्तर पूर्व के राज्य यहां शामिल हैं। उत्तर पूर्व में इस बारिश से क्या असर हुआ हम आपको आगे बताएंगे। मैप में जो सफेद रंग से इलाका दिख रहा है वहां मानसून आना बाकी है, और ये भारत का बड़ा हिस्सा है। यहां बारिश होनी जरूरी है समय पर, वरना इसका असर खेती पर साफ पड़ेगा। अब सवाल यह है कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने मानसून पर किस तरह असर डाला, क्योंकि ये ठीक उस समय आया जब मानसून के भारत में आगे बढ़ने का समय होता है। इस पर जानकारी दे रहे हैं भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि साइक्लोन 6 तारीख को एक डिप्रेशन जैसे जेनेसिस हुआ साउथ ईस्ट अरेबियन सी से, और इसकी वजह से हमारे जो विंड फ्लो है सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को अरेबियन सी को, वो स्ट्रेंथनिंग हुआ, और स्ट्रेंथनिंग होने से 8 तारीख को केरल कोस्ट पे मानसून का प्रवेश हुआ, जो कि 1 तारीख नॉर्मल डेट होता है। ऐसे तो मैं देखूं तो साइक्लोन की वजह से सदर्न पेनिनसुला में मानसून एडवांस किया, और केरल आने के बाद फिर कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश कुछ हिस्सा में आ गया 10 तारीख तक। और इसके बाद एट द सेम टाइम नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पे 11 तारीख के आसपास एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ, और जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बारिश हुआ और मानसून एडवांस किया। इसलिए मुझे ये नहीं लगता है कि साइक्लोन की वजह से मानसून डिले हुआ, मगर साइक्लोन आने के बाद मानसून एडवांस किया। दूसरी बात यह है कि तो साइक्लोन आज वीक हो चुका है। एक विलमार्ट लो प्रेशर एरिया जैसे वेस्ट ईस्ट राजस्थान और वेस्ट एमपी के आसपास केंद्रीभूत है, और आज मानसून फर्दर एडवांस हुआ है साउथ इंडिया के कुछ हिस्सा जैसे कर्नाटक के और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सा को कवर किया है, और इसके साथ साथ ईस्टर्न इंडिया में गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में मानसून आ गया है, और झारखंड का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है और एडजॉइनिंग बिहार एरिया में भी मानसून आज प्रवेश किए हैं। हमारा जो पूर्वानुमान है अगले 3 दिन के अंदर मानसून साउथ इंडिया का और ज्यादा हिस्सा में आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ ईस्टर्न इंडिया पूरा कवर हो जाएगा, और इसका जो आसपास एरिया यूपी का है वहां भी मानसून आने का संभावना है। तो ये मानसून ट्रैकर बता रहा है कि मानसून पीछे चल रहा है। राहत की खबर यह है कि ये देरी से चल रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर पूर्वी राज्यों में पहुंच चुका है, लेकिन इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में हर साल की तरह बाढ़ का कहर भी शुरू हो गया है। खासतौर पर असम, मेघालय और सिक्किम के कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग असम और मेघालय के कुछ इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर चुका है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के कई इलाकों में आज से 3 दिन तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। असम के 14 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 33,000 से ज्यादा लोगों पर इसका असर पड़ा है। यहाँ की 3 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे आसपास के गांवों को खतरा हो गया है। मेघालय में कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, इससे यहाँ एक व्यक्ति की मौत हुई। भूस्खलन की वजह से कई सड़कें पूरी तरह कट चुकी हैं। मेघालय से दक्षिण असम और त्रिपुरा की ओर जाने वाली सड़कें बुरी तरह बाधित हैं। सिक्किम में भी बाढ़ से हालात बदतर हैं। कुछ जगहों पर यहाँ भूस्खलन हुआ है। 2 दिन पहले यहाँ भारी बारिश के दौरान जो भूस्खलन हुआ उसमें करीब 3,000 पर्यटक फंस गए थे, जिन्हें बड़ी मशक्कत के बाद निकाल लिया गया, सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। और अब बात करते हैं कि क्या अरब सागर में चक्रवाती तूफानों के आने की तीव्रता बढ़ी है, मानसून पर इसका किस तरह का असर
हो रहा है या हो सकता है। इस सिलसिले में 2021 के एक अध्ययन का हम जिक्र करेंगे। यह अध्ययन था चेंजिंग स्टेटस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द नॉर्थ इंडियन ओशन। इसके मुताबिक अरब सागर में 1982 से 2019 के बीच चक्रवाती तूफानों के आने की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, तीव्रता यानी इंटेंसिटी और अवधि यानी ड्यूरेशन काफी ज्यादा बढ़ी है। अध्ययन के मुताबिक 2001 से 2019 के बीच अरब सागर में चक्रवातों की तादाद 52% बढ़ी है, तो बहुत ही गंभीर चक्रवातों की संख्या यानी वेरी सीवियर साइक्लोन, उनकी संख्या में 150% का इजाफा हुआ है। अरब सागर में चक्रवाती तूफानों की तीव्रता मॉनसून के बाद 20% बढ़ी है, तो मॉनसून से पहले 40% बढ़ी है, और मॉनसून से पहले अगर बढ़ी है तो निश्चित ही इसका मॉनसून पर भी कोई असर होता होगा या होगा। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद शर्मा। डॉक्टर शर्मा, आपका स्वागत है। पहला सवाल, हमने तमाम बातें की, मॉनसून कहां पहुंचा, देरी से चल रहा है, चक्रवात कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन एक खास बात पिछले कुछ समय में देखने में आई है कि अरब सागर में चक्रवाती तूफान बढ़े हैं, और ये स्टडी जो है जिसका जिक्र मैंने अभी किया वो भी इस बात की तस्दीक करती है। तो भारत में मॉनसून के लिहाज से ये जो बदलाव है अरब सागर में चक्रवातों का, इसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये बात तो सही है बिल्कुल, जो स्टडी बता रही है कि जैसे देखिए, यदि हम बात करें क्लाइमेटोलॉजी की, तो औसतन हमारे यहाँ 5 साइक्लोन बनते हैं सीजन के अंदर पूरे, जो कि मई जून एक मेन सीजन है, यदि प्री मानसून, और एक पोस्ट मानसून, और उसमें भी अक्टूबर नवंबर मेन है। तो 4 बनते हैं बंगाल की खाड़ी में, और 1 बनता है अरबियन सी में। पर जो हाल की स्टडी बता रही है पिछले 2 डिकेड्स में, तो उसमें जो 1 बनता था अरब सागर में, अब 2 बन रहे हैं, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी और थोड़ा इंटेंसिटी भी बढ़ी है। बात तो बिल्कुल सही है। और नेचुरली जब साइक्लोन बनता है, चक्रवात बनता है, और खासकर वो यदि वेस्ट कोस्ट की ओर बढ़ता है, जैसा अक्सर पीछे हमने देखा है, ये गुजरात कोस्ट में अक्सर इसका इम्पैक्ट होता है। 1998 में भी बिल्कुल इस साल की तरह हुआ था, और बिल्कुल गुजरात होता हुआ राजस्थान में उसका इम्पैक्ट दिखा था। तो नेचुरली उसके चलते जो है जान माल की नुकसान तो होता ही है, और बाढ़ आती है, और फसलें भी होती हैं, और हर तरह का नुकसान होता है। पर इस बार ये बड़ा अच्छा रहा कि जाने का नहीं गई इतनी जितने की पहले जाती थी, और माल तो है उसका तो नुकसान हुआ ही है। तो ये तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है बिल्कुल, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरा ये है कि हाँ, ये प्रभावित तो करेगा मानसून को बिल्कुल, जैसा कि अभी अपने महापात्रा जी ने भी बताया कि जब साइक्लोन बनता है, चाहे वो अरब सागर में जब बनता है, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, वो क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो जो होता है, जिसे हम कहते हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मॉइस्चर को पंप कर देता है। यदि यही साइक्लोन यदि वेस्ट की ओर चला जाता ओमान की तरफ, तो हो सकता था ये मॉइस्चर अपने साथ सारा खींच लेता, और जो मानसून का आगमन हुआ है इस बार, कहते हैं केरला और कर्नाटका और वेस्टर्न कोस्ट पे, ये निचले वाले हिस्से में, तो शायद नहीं होता। पर चूंकि ये बाद में साइक्लोन जो ओमान की तरफ ना जाते हुए थोड़ा सा मुड़ा, और फिर स्ट्रेट पाथ लिया इसने, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की ओर ये रिकर्व कर गया, और उससे क्या हुआ, वेस्ट कोस्ट में थोड़ा मॉइस्चर आ गया, और जो 8 तारीख को जो है केरला में मानसून पहुंच गया। और जैसे जैसे अब ये अंदर की ओर मुड़ गया और सिस्टम अब डिसिपिएट कर गया है, तो क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो भी कम हो गया है। मगर एक जरूर चीज रहेगी कि इसने ये भी एक किया है कि जो इतनी सारी वर्षा दी है हमारे राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान के आसपास के इलाकों में, तो उसको भी कूल कर दिया। नॉर्मली यहाँ पर हीट फ्लो बनता है, जो कि हीट फ्लो एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है मानसून का, कि दक्षिण में 30 डिग्री साउथ के आसपास मैस्कुलिनिस हाई होता है, वो हाई प्रेशर होता है, और हीट फ्लो होता है राजस्थान और पाकिस्तान के आसपास, जिससे जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो होगा और मॉइस्चर आएगा। और इस बार क्या हुआ, आपका कहते हैं मार्च अप्रैल में जो 3 महीने रहते हैं जिसमें सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और हीट फ्लो डेवलप होता है, वो नहीं हो पाया था। और जून में एक बार गर्मी बढ़ी तो ऐसा लग रहा था कि शायद अभी हीट फ्लो स्ट्रेंथन करेगा, मगर वो भी नहीं हुआ, चूंकि ये साइक्लोन आ गया। तो इसके असर तो दिख ही रहे हैं। एक तरफ ये मानसून मॉइस्चर लेके नीचे वाले एरिया में आ गया, दूसरी तरफ इसने हीट फ्लो जो डेवलप होता है उसको डेवलप नहीं होने दिया। जी, क्या आपको लगता है, जैसे कहा जाता है हर बात के लिए आजकल क्लाइमेट चेंज को वजह बनाया जाता है, तो क्या क्लाइमेट चेंज की यहाँ भी कोई भूमिका है? देखिए, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जो 20 साल में पिछले या 2 डिकेड की बात करें, जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है, इंटेंसिटी में इंक्रीज हुआ है, उनका मानना है क्लाइमेट चेंज है। पर मुझे लगता है जो क्लाइमेट चेंज की जब भी हम बात करें तो लॉन्ग टर्म डेटा की बात करें, क्योंकि हम बात करें धरती के तापमान की, और हम उसको अक्सर क्या करते हैं, ह्यूमन लाइफ स्पैन से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। यदि आप छोटे सीमा का डेटा लेंगे, उसके आधार पर कुछ प्रोजेक्शंस करेंगे, तो हो सकता है वो बिल्कुल सटीक ना हो,
तो हमेशा हमारे पास लॉन्ग टर्म डेटा चाहिए, और जब लॉन्ग टर्म डेटा आएगा जब भी सिग्नल्स काफी क्लियर होंगे। हाँ, कुछ लोगों का मानना है कि भाई जो ग्रीन हाउस गैसेस हम पंप कर रहे हैं उसके चलते ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग में मतलब अर्थ का टेम्परेचर नहीं, ओशन के टेम्परेचर भी बढ़ रहे हैं। जैसा आपको मालूम होगा कि जो तूफान बनने के लिए कंडीशन है, सी सरफेस टेम्परेचर जो है 26.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। और अभी तक का डेटा ये दिखाता था कि जो हमारी बंगाल की खाड़ी में जो है वो अरब सागर से ज्यादा तापमान होता है, इसलिए वहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। अब कुछ लोगों का मानना है कि ये टेम्परेचर जो है करीब करीब 0.5 डिग्री में इवन अरब सागर में बढ़ोतरी हुई है, और ये उसका कारण है, और ग्लोबल वार्मिंग को कारण मान रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट का कहना है नहीं, शायद एरोसॉल का कोई कुछ रोल प्ले हो सकता है, जो डस्ट आ रही है वेस्ट एशियन कंट्रीज से, और जो पोल्यूशन हम मेन लैंड पे पैदा कर रहे हैं, जिस तरह के पोल्यूटेंट्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो एरोसॉल्स भी, चाहे उसमें कार्बन पार्टिकल्स है, वो सब भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कहीं इसको। तो ये और स्टडीज की जरूरत है कि जब हम कोई कंक्लूसिवली कह पाए कि इसके पीछे ये कारण है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आनंद शर्मा। मौसम विज्ञान जो है वो अपने आप में एक बड़ा जटिल विज्ञान है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे ये तय होता है, और इसके लिए बड़ी मैथमेटिकल मॉडलिंग की ज़रूरत पड़ती है, और एक लंबी स्टडी की ज़रूरत है ताकि हम पुष्ट तरीके से कुछ कह पाएँ।